हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का ये वाइट बोर्ड पार्ट 4 है। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या रहेगा? आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यू सिलाइजेबिलिटी के ऊपर किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाले बोर्ड में हमने डिस्कस करा था कि कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, और आखिर में जाते जाते हमने व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल की डिफाइन पढ़ के गए थे। क्या थी वो डिफाइन? कि कोई भी शेड्यूल को मैं व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल तभी कह सकता हूं जब वो शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट हो कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के। ये हमने देखी थी पिछले बोर्ड में उसकी डिफाइन। तो व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल कब कह सकता हूँ? जब वो शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट हो कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के। तो व्यू इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है, पहले हमें वो पता चले तभी तो हम व्यू सिलाइजेबल उस शेड्यूल को बता सकते हैं। तो व्यू इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है? Two schedules called view equivalent if the following three conditions hold true। कोई भी दो शेड्यूल को हम व्यू इक्विवेलेंट तभी कह सकते हैं जब उनमें ये तीन कंडीशन ट्रू हो जाए, तीनों की तीनों ट्रू होनी चाहिए। इनिशियल रीड मस्ट बी सेम फॉर ऑल द डेटा आइटम्स। इनिशियल रीड, अब इन तीनों के बारे में देखो और न्यूमेरिकल देखोगे उसका समझ में आएगा इन तीनों को कैसे समझना है। इनिशियल रीडर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल द डेटा आइटम्स। इनिशियल रीडर्स जो है वो सेम होने चाहिए दोनों शेड्यूल में। राइट रीड सीक्वेंस मस्ट बी सेम, दोनों शेड्यूल में राइट रीड सीक्वेंस सेम होना चाहिए। और फाइनल राइटर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल द डेटा आइटम्स, और फाइनल राइटर्स जो है वो भी सेम होने चाहिए दोनों शेड्यूल में। तो ये कौन से चीज की बात कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल पहले देखते हैं जो आता है। ये हमने एक शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर जिसमें तीन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। चेक वेदर द गिवन शेड्यूल इज अ व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल और नॉट। हमें चेक करना है कि गिवन शेड्यूल जो है व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। इफ VSS का मतलब है व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल। इफ व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल देन आइडेंटिफाई ऑल द व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। तो हमें क्या बोला गया? पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये शेड्यूल जो है ये व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। अगर मान लो व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल ये निकला तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। इसका जो व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पर ट्रांजैक्शन। अब देखो आंसर में क्या होगा, 3 पॉइंट मैंने बनाया, 3 पॉइंट इसके लिए वी इक्विवेलेंट के लिए। इनिशियल रीडर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल दी डेटा आइटम, मतलब इनिशियल रीडर्स सेम होने चाहिए। उसको मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने क्या लिखा, डेटा आइटम लिखे, यानी कि इसमें कितने डेटा आइटम है, ए और बी को ही रीड करा जा रहा है तो 2 डेटा आइटम है, ए और बी लिखा। ट्रांजैक्शंस रीडिंग द डेटा आइटम फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस, इसमें से वो ट्रांजैक्शन उठाओ जो इनिशियली रीड कर रहे हैं उस डेटा आइटम को। जैसे मैं ए की बात करूं, ए को इनिशियली कौन रीड कर रहा है? ए को इनिशियली कोई रीड नहीं कर रहा है, ए तो सबसे पहले राइट हो रहा है और यहाँ पर वो जो T1 ने राइट करी है वैल्यू वो यहाँ पर T2 में रीड हो रही है। तो यहाँ पर ए का इनिशियली रीड कोई नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया कट, कोई नहीं है। फिर आते हैं अदर राइटर्स विच अपडेटिंग द डेटा आइटम। और अदर राइटर्स बताओ जो डेटा आइटम ए को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अदर राइटर्स क्यों बोला? यानी इसको छोड़ के, मान लो इसमें अगर कोई आ जाता, मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन, तो इसको छोड़ के मैं यहाँ पर दूसरा वो ट्रांजेक्शन लेता। मान लो यहाँ पर T1 आ जाता तो मैं यहाँ पर T1 नहीं लेता, यहाँ पर कुछ और लेता उसको छोड़ के। तो अदर राइटर जो डेटा आइटम ए की वैल्यू, जो डेटा आइटम उसको अपडेट कर रहा हो, तो देखो यहाँ पर T1 जो है ए को अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं T1 लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे हमारे? एक भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा कट्टा आ चुका है। बी डेटा आइटम हमने उठाया, इसका मतलब क्या, वो भी देख लेना आगे। बी हमारा है यहाँ पर डेटा आइटम। अब बी को इनिशियल रीडर क्या है? इनिशियल रीड किसने कराया? बी को कराया किसी ने इनिशियल रीड। देखो बी को इनिशियल रीड T2 में हुआ है, बी को इनिशियल रीड कहा गया है, T2 में करा गया है। और T3 में यहाँ पर देखो अपडेटेड वैल्यू ले रहा है T2 की यहाँ पर, तो इनिशियल रीड तो T2 में हुआ है तो T2 लिख दिया यहाँ पर। अदर राइटर्स विच अपडेटिंग द डेटा आइटम, अदर राइटर्स बताओ जो अपडेट कर रहे हो डेटा आइटम को। अब देखो यहाँ पे मैंने T2 ले लिया, तो T2 को छोड़ के मैं देखूंगा कि कौन से अदर ट्रांजेक्शन है जो बी की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो इस लाइन को छोड़ के मैं ये देखूंगा क्या T1 और T3 में है कोई जो बी डेटा आइटम को अपडेट कर रहा है। तो हाँ देख सकते हो, ये भी अपडेट कर रहा है, ये भी अपडेट कर रहा है, तो T1 भी लूंगा, T2 भी लूंगा। तो यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूंगा, T2, उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन डिपेंडेंसी अगर पढ़ी हो तो फंक्शन डिपेंडेंसी का साइन है, तो T2 टू T1 T3, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, इसको आप खोल के भी और लिख सकते हो, T2 टू T1, T2 टू T3 ऐसे भी लिख सकते हो।
जो कि हमने यहाँ पर आगे लिखा भी है, उसको हम देखेंगे। लेकिन हमारी यहाँ पर एक फंक्शन डिपेंडेंसी एक हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये सेकंड हमें क्या फाइंड करना था, राइट रीड सीक्वेंस मस्ट बी सेम, राइट रीड सीक्वेंस सेम होने चाहिए। कैसे, वही डेटा आइटम दो है हमारे पास, एक भी उठाया मैंने। राइट सीक्वेंस सेम होने का मतलब क्या, पहले राइट करा गया हो, उसके बाद वो वैल्यू क्या होगी, रीड हुई है, जो राइट वैल्यू है वो रीड हुई हो, उसके बीच में कोई और भी राइट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, राइट यहाँ पर डेटा आइटम ए को बात करें तो डेटा आइटम ए की वैल्यू पहले राइट हुई यहाँ पर, और रीड किसने करी है, T2 ने करी है। तो यहाँ पर राइट रीड सीक्वेंस है, हाँ है। तो यहाँ पर T1 अपडेट्स A एंड T2 रीड्स द वैल्यू अपडेटेड बाय T1। तो T1 ने अपडेट करी वैल्यू और T2 ने उसको क्या करा है, रीड करी है वैल्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, T1 टू T2, T1 टू T2, क्योंकि यहाँ पर राइट रीड सीक्वेंस बन रहा है जो कि हमें चाहिए था। राइट रीड सीक्वेंस बना है, T1 ने राइट किया, T2 ने रीड करा, तो T1 टू T2। और डेटा आइटम A की बात कर रहे हैं अभी। T K इक्वल टू 5 एज नो अदर राइटर एग्जीक्यूटिंग बिटवीन TI एंड TJ। कहने का मतलब क्या है कि राइट रीड सीक्वेंस कब कहते हो आप, राइट रीड सीक्वेंस हम तब कहते हैं जब यहाँ पर एक राइट हुआ हो और उसको रीड करी गई हो वैल्यू। अब ऐसे मान लो यहाँ पर राइट हुआ, मान लो ये रीड बी है, इसकी वजह मान लो होता राइट बी, सॉरी राइट ए होता, यहाँ पर भी राइट ए हुआ, यहाँ पर भी मान लो राइट ए हुआ होता, उसके बाद यहाँ पर रीड हुआ होता, तो ये राइट रीड सीक्वेंस नहीं होता तब, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक और ट्रांजैक्शन, एक और यहाँ पर ऑपरेशन हो जाता राइट का, जो कि T2 खुद ही कर लेता अपने लिए, मान लो ऐसा कर लेता, तो वो राइट रीड सीक्वेंस नहीं होता। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि TK इज इक्वल टू 5, मतलब कि इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में और ये राइट रीड ऑपरेशन के बीच में कोई अलग ऑपरेशन है ही नहीं जो ये उनका राइट परफॉर्म कर रहा हो, इनके बीच में सिर्फ कोई और ऑपरेशन नहीं है, राइट रीड सीक्वेंस इसलिए यहाँ पर हो रहा है। बी की बात करें तो डेटा आइटम बी का हमें क्या था, ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू राइट रीड सीक्वेंस। क्या बी का राइट रीड सीक्वेंस बन रहा है, देखो यहाँ पर राइट हो रहा है लेकिन इसके बाद नीचे कहीं पर रीड नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी राइट हो रहा है भी लेकिन नीचे रीड नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी राइट हो रहा है लेकिन नीचे रीड नहीं हो रहा है। रीड हमें पहले ही इनिशियली हो रहा है, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो राइट रीड सीक्वेंस देखना है। तो बी का राइट रीड सीक्वेंस नहीं है तो उसकी कोई भी कंस्ट्रेंट यहाँ पर नहीं बनेगा। थर्ड हम देखते हैं, फाइनल राइटर मस्ट बी सेम फॉर ऑल दी डेटा आइटम। फाइनल राइटर सेम होना चाहिए सभी किसी भी डेटा आइटम के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर दो डेटा आइटम वही लिए हैं, ए और बी। फाइनल राइट ऑफ डेटा आइटम, फाइनली राइट किसने करा है डेटा आइटम ए को, तो फाइनली राइट देख सकते हो, राइट तो T1 ने करा आखिरी बार, फाइनल राइट किसने करा है, T1 ने, T1 लिख दिया। अदर राइटर्स ऑफ डेटा आइटम, अदर राइटर्स जिसने हमारा क्या करा हो, डेटा आइटम ए को राइट करा हो, तो और किसी ने डेटा आइटम ए को राइट नहीं करा तो यहाँ पर आ जाएगा कट्टस। तो कट्टस आ गया तो यहाँ पर कंस्टेंट इसके आएंगे, 0 आएंगे। बी देखें, बी को फाइनली राइट किसने करा है, बी को फाइनली राइट देखो T3 ने करा है तो T3 लिखेंगे। अदर राइटर्स ऑफ डेटा आइटम ए बी, अदर राइटर्स जिसने बी की वैल्यू अपडेट करी हो, तो इसका तो हमने देख लिया T3, लेकिन ये दो और हैं जिन्होंने डेटा आइटम बी की वैल्यू क्या करी है, अपडेट करी है, तो इन दोनों का भी यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजैक्शन, T1 और T2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, बात क्या है, यहाँ पर हम क्या चले थे, T2 टू T1 T3, T2 टू T1 T3, यहाँ पर भी हम ऐसे चले थे कि राइट रीड सीक्वेंस जो बनना था, T1 में राइट था, उसका यहाँ पर रीड होता है तो T1 T2। लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा करा है, क्यों करा उल्टा, यहाँ पर हमने ये पहले लिखा T1 T2 उसके बाद T3, और उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हो, T1 के बाद T3 और T2 के बाद T3। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो फाइनल अपडेट जो है वो आखिर में होना चाहिए ना, फाइनल अपडेट तो आखिर में होना चाहिए, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आखिर में ये होगा। इस साइन का मतलब यही तो होता है कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने पिछले बोर्ड्स देखे हैं तो उसमें भी हम जब सिलाइजेबल बनाते थे शेड्यूल को, आज जितने भी हमने करने सिलाइजेबल शेड्यूल जब भी हम बनाते थे तो उसमें मैं ऊपर लिखता था T1 टू T2, तो T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद T2 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल अपडेट करना है तो फाइनल अपडेट T3 यानी कि लास्ट में चलना चाहिए। और अदर राइटर्स ये हैं तो अदर राइटर्स पहले चलेंगे उसके बाद T3 चलेगा, अदर राइटर्स पहले चलेंगे उसके बाद T3 चलेगा, तभी तो ये फाइनल राइट होगा। ये दोनों पहले चलेंगे, T1 और T2 पहले चले जाएंगे उसके बाद तो T3 चलेगा, तभी तो ये फाइनल राइट होगा। तो उसको मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है मैंने, और ऐसे ही लिखना है। तो जो जो हमारे पास यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स आए हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर T1 टू T2, T1 टू T2, ये वाला T1 टू T2,
ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा, उल्टे पुल्टे लिख दिया। T1 टू T3 ये रहा T1 टू T3, T2 टू T3 ये रहा T2 टू T3, T2 टू T1 ये रहा T2 टू T1, और ये T2 टू T3 भी होगा, लेकिन यहाँ पर पहले लिख रखा है T2 टू T3, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट यहाँ पर नहीं करूँगा। इसका फिर मैं प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊंगा, इसका फिर या फिर डिपेंडेंसी ग्राफ बोल दो, डिपेंडेंसी इसका ग्राफ बनाऊंगा। इसका डिपेंडेंसी ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, अब हमने बनाना सीखा है वैसे। T1 T2 T3 लिखा, T1 T2 की तरफ जा रहा है, यानी कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2, T1 पहले होगा, ऊपर वाला एरो T2, ऊपर वाला एरो बना है ये। T1 के बाद T3 अपडेट होगा, T1 के बाद T3 एरो बना दिया कि T1 पहले T3 बाद में, T2 के बाद T3, T2 के बाद T3, उसके बाद देखो एरो ऐसे बनाया कि T2 पहले होगा, उसके बाद T3, T2 से T1, T2 से फिर T1, तो यहाँ नीचे वाला एरो बना दिया, T2 से फिर T1। ये प्रेसिडेंस ग्राफ हमने बनाना सीखा ही था पिछले बोर्ड में, वो चीज़ है। तो इसमें भी वही है, इसमें अगर यहाँ पर ये सब फाइंड करने के बाद अगर साइकिल बन रही है, जैसे यहाँ पर साइकिल बन रही है, T2 से मैं T1 पे गया, T1 से फिर मैं T2 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये एक साइकिल बनी रही है यहाँ पर। और या फिर ऐसे भी देख सकते हो, T1 से T2 में जा सकता हूँ और T2 से T1 पे जा सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे इन्हीं कंस्ट्रेंट से आप देख सकते हो कि साइकिल बन रही है। और यहाँ पर साइकिल बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा ये जो शेड्यूल है ये साइकिल बन रही है, देयरफॉर साइकिल नॉट VSS, यानी कि व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल ये नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल ये नहीं होगा। इफ डिपेंडेंसी ग्राफ इज साइकिल then schedule is not a view serializable schedule and hence the corresponding schedule is not a serializable schedule। ये और खास बात है कि अगर आपके डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल बन रही है तो वो एक हमारा व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा, और वो जो व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है वो हमारा सिलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हमारा, इफ डिपेंडेंसी ग्राफ इज असाइक्लिक, अगर हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं बन रही है, then schedule is a VSS, यानी कि व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल तब है हमारा, and hence schedule is a serializable schedule, इसलिए हमारा जो शेड्यूल है वो सिलाइजेबल शेड्यूल है। and view equivalent serial schedule can be given by topological order of dependency graph। और जो view equivalent serial schedules हैं, वो हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर से दे सकते हैं। टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमने बोर्ड 3 में, हमने इससे पहले वाले बोर्ड में हमने निकालना सीखा था कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर से हम कैसे व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल्स फाइंड करते हैं। टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, VSS एंड CSS और VSS में कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल एंड व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल, इनके बीच में अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम से दिखाऊं, क्या है कि ये हमारा सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल के अंदर सारे के सारे सीरियल शेड्यूल्स आते हैं, यानी कि अगर जो जितने भी हमारे सीरियल शेड्यूल है वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल है वो हमारे सिलाइजेबल शेड्यूल हों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल हो सकते हैं। और बड़ा वाला सर्कल है हमारा VSS, यानी कि व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल, यानी कि जो अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल है तो वो व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल तो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हमारा शेड्यूल व्यू सिलाइजेबल शेड्यूल है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस आप डायग्राम से ये समझ सकते हो। अब हमारा नया टॉपिक यहाँ पर क्या है, इसी में आगे स्टार्ट हो चुका है, ये सब तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ लिया, एक और अब नया आया हमारा लॉक वाला, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं लॉक्स के बारे में। ओके, सो ये वैसे हमारी लास्ट टॉपिक होने वाला है इस ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का। क्या है हमारा कंकरेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, कंकरेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था फर्स्ट बोर्ड में, जब हमने एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने आपको एक टर्म यूज़ करी थी, कंकरेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की मदद से हमने ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो बाद वो चीज़ आ चुकी है। इसका क्या होता है यूज़, कंकरेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल, ये प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए। कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके होती हैं, कैसे करती हैं वो सब हम आगे जान लेंगे, इसके बाद एक और बोर्ड पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद कंप्लीट होगा। 2 तरीके की होती हैं, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल।
लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम 2PLP कहते हैं, और यही हमारे गेट के सिलेबस के अंदर है। 2PL के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक 2PL के बारे में, स्ट्रिक्ट 2PL के बारे में, कंजर्वेटिव 2PL के बारे में, रिग्रेस 2PL के बारे में। उसके बाद फिर हम आएंगे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल पे, जिसमें हम 2 प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जिसको हम BTSOP भी कहते हैं, और थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जिसको हम TWTSOP भी कहते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ने के बाद हमारा जो सिलेबस है वो ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज। तो इनके बारे में हम जो टैग्स हैं इन सब के बारे में हम कल ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं लॉक्स का मतलब क्या होता है और कैसे हम फाइंड करते हैं, इसी के बेसिस पे हम ये सब कर सकते हैं। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में हम क्या देखेंगे, जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में हम क्या देख रहे हैं, लॉक इज अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद अ डेटा आइटम that describes the status of data item with respect to possible operations that can be applied to it. लॉक क्या बताता है, लॉक एक हमारा वेरिएबल होता है जो कि किसी डेटा आइटम से एसोसिएटेड होता है। मतलब कि लॉक क्या बताता है, लॉक बताता है कि वो डेटा आइटम किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, क्या वो रीड करने वाला है, क्या वो रीड राइट दोनों करने वाला है, क्या करने वाला है, वो हम क्या कौन बताता है, वो हमें लॉक बताता है। कि वही लिखा है, लॉक इज अ वेरिएबल, लॉक वेरिएबल होता है जो कि एसोसिएट होता है किसी डेटा आइटम से, जो बताता है स्टेटस ऑफ डेटा आइटम, जो क्या बताता है, स्टेटस ऑफ डेटा आइटम विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कौन से, रीड राइट वाले, जो डिस्क्राइब करता है स्टेटस डेटा आइटम का कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, दैट कैन बी अप्लाइड टू इट। 2 तरीके के लॉक पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉक यूज, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक होता है, एक्सक्लूसिव लॉक होता है। शेयर्ड लॉक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एक्सक्लूसिव लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। शेयर्ड लॉक इट इज रीड ओनली लॉक, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रीड करना है डेटा आइटम्स में तो मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड लॉक यूज करूंगा, अगर मुझे रीड राइट दोनों करना है तो मैं एक्सक्लूसिव लॉक यूज करूंगा। इट इज रीड एज वेल एज राइट लॉक, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन मस्ट बी देयर, कम से कम एक राइट ऑपरेशन तो होना चाहिए अगर आपको एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है। तो एक्सक्लूसिव लॉक रीड भी कर सकता है, एक्सक्लूसिव लॉक राइट भी कर सकता है, लेकिन कम से कम एक राइट ऑपरेशन प्रेजेंट होना चाहिए तभी एक्सक्लूसिव लॉक लगे। ऐसे नहीं रीड और राइट दोनों के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लगे, नहीं नहीं नहीं। अगर बस रीड है तो शेयर्ड लॉक लगाओ, अगर रीड राइट दोनों है तो हमारा एक्सक्लूसिव लॉक लगा दो, अगर बस राइट है तो भी एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकते हो। लॉक इसके बारे में हम क्या कैसे होता है लॉक, ये सब हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है। लॉक कंपैटिबिलिटी टेबल, कंपैटिबिलिटी टेबल, ठीक है, लॉक कंपैटिबिलिटी टेबल। इसके मैं कहने का मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपने ओएस पढ़ी है या फिर नहीं भी पढ़ी है तो भी सिंपल सा ही है कि दो राइटर्स एक साथ राइट नहीं कर सकते, 2 रीडर्स एक साथ रीड कर सकते हैं, रीडर राइटर एक साथ नहीं हो सकते, राइटर राइटर एक साथ नहीं हो सकते, वही चीज है। एस का मतलब क्या है, रीड, एस का मतलब क्या है, रीड। एक्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक यानी कि रीड राइट दोनों, और यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक यानी कि रीड राइट दोनों। लेकिन यहाँ पर कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना जरूरी है, तो इसको राइट ही मानना, ये रीड हो रहा है, ये राइट हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है ये ऊपर वाले जो एक्स और जेड है, यहाँ पर भी एक्स जेड है, एक्स एस और जेड क्या बता रहे हैं, शेयर लॉक हेल्ड बाय टीजे, और ये बता रहे हैं लॉक हेल्ड बाय टीआई, यानी कि 2 ट्रांजैक्शन है, टीआई और टीजे, दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ रीड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ रीड कर रहे हैं तो रीड कर सकते हैं, ये भी रीड कर सकता है, ये भी रीड कर सकता है, लेकिन वो 2 ट्रांजैक्शन रीड और राइट एक साथ नहीं हो सकते, राइट और रीड एक साथ नहीं हो सकते, राइट और राइट एक साथ नहीं हो सकते, ये चीज है। रीड एक साथ हो सकते हैं, दो ट्रांजैक्शन एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन एक साथ राइट रीड राइट राइट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ पर एक T2 T1 एक ट्रांजैक्शन लूँ, तो अगर मुझे मान लो रीड करना है, सबसे पहले मैं रीड करता हूँ तो क्या लिखता है, अगर मैं बस एक ही ट्रांजैक्शन लेता हूँ, एक ही ट्रांजैक्शन लेता हूँ, मान लो T एक ट्रांजैक्शन है, अगर मान लो मुझे रीड करना है तो आप लोगों रीड ए लिख दो, लेकिन ये रीड नहीं करेगा, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, हमें पहले लॉक लेना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, पहले मैं, अगर मुझे रीड ए करना है तो पहले मैं शेयर्ड लॉक लूंगा ए के ऊपर, शेयर्ड लॉक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रीड ओनली के लिए, मैं पहले शेयर्ड लॉक लूंगा, उसके बाद इसको मैं रीड कर सकता हूँ।
ठीक है, इसको मैं रीड कर सकता हूँ। अब मैं करना चाहता हूँ रीड बी मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने बी के डेटा आइटम के ऊपर लॉक नहीं लिया, तो हमारा जो रीड बी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लो मैं करना चाहता हूँ राइट ए करना चाहता हूँ, राइट ए भी हमारा नहीं होगा। राइट ए भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने शेड लॉक लिया है। शेड लॉक सिर्फ और सिर्फ रीड करता है, शेड लॉक राइट नहीं करता है, इसलिए मुझे एक्सक्लूसिव लॉक लेना पड़ता है जो कि मैंने नहीं लिया, इसलिए मेरा एग्जीक्यूट यहाँ पर ये कट्टस हो गया, नहीं हुआ एग्जीक्यूट, ये चीज है। तो अगर मैं एक और ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखाऊं, मान लो मुझे रीड ए करना है, राइट ए करना है, रीड ए करना है, राइट ए करना है, उसके बाद मुझे राइट बी करना है। राइट बी छोड़ो, मैं रीड बी कर लेता हूँ, रीड बी करना है। तो मुझे बताओ, मुझे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से लॉक लेने पड़ेंगे, कौन कौन से लॉक लेने पड़ेंगे? अब बोलोगे सबसे पहला रीड ए करना है, तो बोलोगे शेड ले लो। अरे शेड क्यों ले लो, उसका राइट भी तो करना है। राइट मेरा एक्सक्लूसिव लॉक मेरा रीड राइट दोनों कर सकता है, तो अब इसमें बोला कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए तभी ये करना यूज, तो कम से कम एक राइट ऑपरेशन तो है ही मेरा। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक ले लेता हूँ ना, एक्सक्लूसिव लॉक ले लेता हूँ ए पे, तो मेरा रीड भी हो गया, राइट भी हो गया, रीड भी हो गया, राइट भी हो गया। फिर मेरा आई बारी यहाँ पर बी को एग्जीक्यूट करने की, रीड भी करना है। रीड भी करने के लिए मैं यहाँ पर शेड लॉक ले लूंगा बी के ऊपर, तो मेरा यहाँ पर रीड बी भी हो जाएगा, हो गया। राइट ए करने की बारी आई, अब यहाँ पर दोबारा शेड लॉक थोड़ी लोगे, आपने ये जो लॉक ले लिया था उसको आपने अनलॉक थोड़ी करा, आपका तो अभी भी लॉक लगा हुआ है ए पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो मुझे रीड सी करना है, रीड सी करना है, मैंने लॉक ही नहीं लिया, तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि रीड का मैंने यहाँ पर क्या लॉक नहीं लिया था। अगर मान लो मुझे राइट बी करना है, राइट बी करना है, तो राइट के ऊपर मैंने क्या लॉक ले रखा है, राइट के ऊपर मैंने शेड लॉक ले रखा है, राइट के ऊपर मैंने एक्सक्लूसिव बी के ऊपर मैंने शेड लॉक ले रखा है, यहाँ पर मैंने एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लिया, तो एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लिया तो ये मेरा नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर राइट ए या राइट बी करना चाहूँ, राइट ए करना चाहूँ तो हो जाएगा, राइट बी करना चाहूँ तो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, अलाउड नहीं होंगी। मान लो अगर मैं अनलॉक कर दूं, अनलॉक करने के लिए यू साइन अनलॉक कर दूं मैं, अनलॉक कर देता हूं मैं, किसको कर दूं अनलॉक, अनलॉक अगर मान लो मैं ए को कर दूं, अनलॉक मैं ए को कर देता हूं। अगर मैं अनलॉक कर दूं ए को, एक्सक्लूसिव लॉक ए पे था, मैंने अनलॉक कर दिया, तो अब मेरा क्या, अगर मैं राइट करने की कोशिश करूंगा ए के ऊपर तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैंने अनलॉक कर चुका है, लॉक को अनलॉक कर दिया, इसलिए ये हमारा एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। तो ऐसे लॉकिंग की मदद से हम ये ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये चीज हमें दे रखी है, आगे पढ़ते हैं, ये भी आगे। If we use same lock for both read as well as write operation, then even readers are not allowed to execute concurrently. अगर हम read और write, अब बोलो दो लॉक क्यों ले रहे हो, दो लॉक क्यों ले रहे हो, एक ही लॉक ले लो ना, रीड के लिए और राइट के लिए, तो कोई झंझट ही नहीं। बोलो झंझट तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा झंझट हो जाएगा? क्योंकि अगर हम सेम लॉक ले लें दोनों रीड एज वेल एज राइट के लिए, तो रीडर्स भी अलाउड नहीं होंगे रीड करने के लिए। मतलब कि अभी तो क्या होता है, अभी अगर मुझे दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, अगर मुझे रीड ए करना है और यहाँ पर भी रीड ए करना है, तो बोलोगे यहाँ पर शेड लॉक ले लो क्योंकि राइट है नहीं, यहाँ पर शेड लॉक यहाँ पर भी लग जाएगा, शेड लॉक यहाँ पर भी लग जाएगा, शेड लॉक यहाँ लग जाएगा, शेड लॉक यहाँ पर भी लग जाएगा, ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसे बोलता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर रीड ए करना है, राइट ए करना है, यहाँ पर राइट ए करना है, मैंने यहाँ पर अगर रीड और राइट ए दोनों करना है, मैंने तो कम से कम एक राइट ऑपरेशन तो है, हाँ है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक ले लो ए पे, ले लिया, ये और एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, ये वाले पे अगर मैं एक्सक्लूसिव लॉक लेने जाऊंगा ए के ऊपर, तो ये मेरा डिनाई हो जाएगा। डिनाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले ही T1 ने मेरा क्या कर रखा है, एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, तो आप ये एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले सकते जब तक T1 इसको छोड़ नहीं देता।
इसने ले रखा है लॉक, इसने ए पे लॉक लगा रखा है कि मैं राइट कर रहा हूँ मैं, और हमने पढ़ा है कि दो राइट एक साथ नहीं हो सकते, दो रीड एक साथ हो सकते थे, जो भी मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर भी शेयर लॉक कर लिया था मैंने, जैसे यहाँ पर था T1 T2, यहाँ पर भी शेयर लॉक ए पे लेके मैंने रीड ए कर लिया था, और यहाँ पर भी मैंने शेयर लॉक ए पे लेकर रीड ए कर लिया था। ये अलाउड था, ये हमारा यहाँ पर शेयर लॉक ले दिया ए पे, यहाँ पर भी शेयर लॉक ले लिया, ये भी रीड, ये भी अलाउड है, ये अलाउड था, ये अलाउड था। शेयर लॉक दो शेयर अलाउड है, दोनों ट्रांजैक्शन अगर रीड कर रहे हो तो अलाउड है, लेकिन अगर राइट एक साथ कर रहे हो या राइट रीड एक साथ कर रहे हो तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये अलाउड नहीं था हमारा। तो अब बोल रहे हो कि एक ही लॉक ले लो जो रीड भी करे राइट भी करे, जो रीड भी करे तो राइट भी करे। तो अगर मैं एक ही लॉक ले लूंगा जो रीड भी करता है राइट भी करता है, तो मान लो मेरा रीड भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं रीड ए, रीड ए, रीड ए, रीड ए। अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले नोट के लिए कि सेम लॉक रखेंगे। अब सेम लॉक के लिए मैं कोई नोटेशन रख लेता हूँ एल। तो मैंने मान लो एल पे मैंने क्या करा है, शेड लॉक है, मतलब शेड नहीं सॉरी एल जो मैंने माना ये नोटेशन के यही सेम लॉक है रीड के लिए भी राइट के लिए भी। तो मैंने ए पे लॉक लगाया, इसको रीड कर लिया, इसको रीड करने के लिए मैंने ए पे लॉक लगाया, तो ये डिनाई हो गया क्योंकि ए को पहले ही इसने लॉक कर रखा है और ये रीड राइट दोनों वाला है। ये रीड वाला होता तो हो जाते दोनों, लेकिन ये सिर्फ ये क्या राइट रीड दोनों वाला है, इसलिए ये वाला लॉक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये लॉक यहाँ पर है। तो इसलिए हमें दो लॉक की जरूरत है। इसलिए अगर हम एक लॉक रखते हैं रीड एज वेल एज राइट के लिए, तो इवन राइटर जो रीडर्स हैं, जो इवन रीडर्स आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली। दो रीडर्स एक साथ रीड नहीं कर सकते, इसलिए अगर मैं शेयर लॉक लगाता हूँ, शेयर लॉक दोनों ट्रांजैक्शन में अलग अलग मैं यूज कर सकता हूँ। तो लेकिन एक ही लॉक अगर मैं रखता हूँ तो रीडर्स भी हमारे कॉन्करेंटली मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। कॉन्करेंटली एक साथ क्या नहीं हो सकते, कॉन्करेंटली एक साथ वो नहीं हो सकते, रीड नहीं हो सकते सर, अगर मैं एक ही लॉक रखूं तो ये चीज है। To ensure serializability, a non-serializable schedule must not be allowed to execute। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा वैसे ही जनरल पॉइंट मैंने लिखा कि serializability को इंश्योर करने के लिए नॉन serializable शेड्यूल को अलाउड नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर serializable शेड्यूल एग्जीक्यूट होने चाहिए इसका मतलब ये है कि नॉन serializable शेड्यूल एग्जीक्यूट होने नहीं चाहिए। If we say that a specific protocol ensures serializability, it means non-serializable schedule is never allowed using that protocol, but it does not mean that all serializable schedules will be allowed to execute by that protocol। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करती है, ये सब इतनी सारी प्रोटोकॉल्स लिखी हैं, मैं बोलूं कि ये प्रोटोकॉल सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करती है, तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने नहीं देती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं होगा कि ये सारे के सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल को क्या करती है, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल सीरियलाइजेबल शेड्यूल विल बी अलाउड टू एग्जीक्यूट यूजिंग दैट प्रोटोकॉल। मेरे कहने का मतलब ये नहीं होगा कि सभी के सभी सीरियलाइजेबल शेड्यूल इस प्रोटोकॉल से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये कहूं कि ये प्रोटोकॉल सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करती है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी के सभी सीरियलाइजेबल शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने देती है। ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पर होगा। इफ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फॉर अ लॉक on a data item and if that lock is denied at that point, then that transaction will go in time out period and it will request again once the time out period is over। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन लॉक के लिए रिक्वेस्ट करा, कोई ट्रांजैक्शन है उसने क्या करा, लॉक के लिए रिक्वेस्ट करा और उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में वो लॉक जो है डिनाइड हो गया। एक ट्रांजैक्शन है लॉक के लिए रिक्वेस्ट करा और इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो लॉक जो है डिनाइड हो गया, तो वो लॉक देन ट्रांजैक्शन विल गो इन अ टाइम आउट पीरियड, तो वो ट्रांजैक्शन जो है टाइम आउट पीरियड में चले जाएगा और वो उस लॉक के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करेगा ओवर थोड़ी देर बाद।
जैसे कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, उसने शेयर्ड लॉक मांगा बी पे, और मान लो उस टाइम पे शेयर्ड लॉक नहीं दे सकते थे, तो कुछ भी रीजन जैसे डिनाइड हो गया, तो डिनाइड हो गया इसका मतलब ये नहीं अब क्या मांगेगा नहीं, अब वो चलेगा टाइम आउट पीरियड पे। मैं लिखता हूँ TOP लिख देता हूँ, टाइम आउट पीरियड। टाइम आउट पीरियड में चलेगा, उसका थोड़ी देर बाद टाइम आउट पीरियड जब इसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ये मांगेगा। मान लो दोबारा इसको नहीं मिला तो दोबारा टाइम आउट पीरियड तक जाएगा, दोबारा मांगेगा, मिल गया तो उसको मिल ही जाएगा, फिर वो बात है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन का लॉक अगर वो नहीं मिलता, डिनाइड हो जाता, तो वो कुछ टाइम आउट पीरियड के बाद वो दोबारा उस लॉक के लिए रिक्वेस्ट करता है। सिंपल यूज ऑफ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में हम देखते हैं। सिंपल यूज क्या होता है, शेयर्ड और यहाँ पर सिंपल यूज करा गया है। अब इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इन सब टाइप्स में पढ़ेंगे कि कुछ कुछ चीजें इसमें क्या लग जाएंगी, कंडीशंस लग जाएंगी, और इन ये सब तभी टाइप्स बन गए हैं। अभी हम सिंपल यूज देख रहे हैं एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक का। सिंपल यूज देख रहे हैं, क्या होगा इसका सिंपल यूज। दो ट्रांजेक्शन दिए, एक शेड्यूल है हमारे पास S नाम का, T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है। पढ़ लेते हैं। सिंपल यूज ऑफ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक देखने वाला है। सिंपल यूज का मतलब है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन सब टाइप्स में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी कुछ कुछ, उसको भी हम देखेंगे तब। दैट मींस अ ट्रांजैक्शन कैन लॉक और एंड अनलॉक द डेटा आइटम एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब है नो रिस्ट्रिक्शन। सिंपल यूज का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब मर्जी चाहे तब लॉक ले सकती है, जब मर्जी चाहे लॉक को छोड़ सकती है। S is a non-serializable schedule। S हमारा एक non-serializable schedule है, ये जो है हमारा non-serializable schedule है, but it is allowed to execute using shared and exclusive lock। S हमारा non-serializable schedule है, लेकिन ये तब भी execute हो सकता है हमारा shared and exclusive lock की वजह से। तो कहने का मतलब है कि simple use of shared and exclusive lock does not ensure serializability। के शेयर्ड अगर सिंपल यूज करते हो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक का, तो वो serializability को इंश्योर नहीं करता है। इन सब टाइप्स में हमारे क्या करते हैं, शेयर स्लेजिबिलिटी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि इन सब में क्या आ जाते हैं, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो अभी हम विदाउट रिस्ट्रिक्शन यूज कर रहे हैं, सिंपल यूज करना देख रहे हैं, इसलिए तो इसको हम काम देख रहे हैं कि काम कैसे करते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन तब भी हम काम देख रहे हैं काम कैसे करते हैं। ये अभी स्लेजिबिलिटी को इंश्योर नहीं करती, नॉन स्लेजिबल शेड्यूल है, उसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे होगा एग्जीक्यूट, यहाँ पर रीड है, राइट है, रीड है और ये भी रीड है और ये रीड है और ये राइट है। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ हो रहा है। T1 है, T2 है। पहले क्या हो रहा है हमारा, रीड A राइट A, फिर हुआ है हमारा रीड A रीड B रीड B राइट भी। अब देखो, अब इसको मैं सिंपल यूज करूंगा, कहीं पर भी लॉक ला सकता हूँ, कहीं पर भी लॉक हटा सकता हूँ। तो रीड राइट करना है तो बोलोगे एक्सक्लूसिव लॉक लगा दो ए पे, एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया ए पे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये भी हो गया एग्जीक्यूट, ये भी हो गया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर मुझे रीड ए को करना है। अब जब तक T1 ने लॉक कर रखा है ए को, मैं रीड नहीं कर सकता यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, अनलॉक कर दूंगा ए को। अनलॉक कर दूंगा, किसको कर दूंगा, ए को अनलॉक कर दिया, यू लगाया मैंने, यू का मतलब अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये नीचे हो रहा है एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद मैं यहाँ पर रीड ए करता हूँ। तो मैं अब क्या करना है, रीड ए रीड बी, रीड ए रीड बी। अब ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, राइट नहीं है, शेड लॉक ए पे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पर रीड लगा दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने शेड लॉक यूज कर लिया ए पे, शेड लॉक यूज कर लिया, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने शेड लॉक यूज कर लिया बी पे, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं शेड लॉक को भी क्या करूंगा, अनलॉक करूंगा। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, अनलॉक ए अनलॉक बी, ये शेड लॉक लिए थे मैंने, ये मैंने यहाँ पर अनलॉक कर दिया। उसके बाद मैं रीड भी करना है, तो अब ये इसके बाद हो रहा है एग्जीक्यूट, इसके बाद हो रहा है। अब मुझे रीड भी करना है, राइट भी करना है, तो मैं एक्सक्लूसिव लॉक लूंगा बी पे, एक्सक्लूसिव लॉक लिया बी पे, और इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सक्लूसिव लॉक बी पे मैंने अनलॉक कर दिया। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन वही है, मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है, इसको मैंने पूरा सिंपल लॉक की मदद से, सिंपल यूज ऑफ लॉक हमने देखा है। ये हमारे स्लाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है, ये नॉन स्लाइजेबल शेड्यूल था जिसको हमने सिंपल लॉक की मदद से एग्जीक्यूट किया है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस, सिर्फ और सिर्फ। जो कंडीशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे वो सब टाइप्स में आएंगे, हम टाइप्स में पढ़ेंगे अगले बोर्ड में।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।